नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ टुडे और मैं हूं आपके साथ सौरभ नायक। आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि विशिष्ट सेना मेडल से सम्मानित हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल न्यूज़ टुडे पर। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आपने इतने साल इंडियन आर्मी में सर्व किया है, तो आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है और आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई की और आपने इंडियन आर्मी को कैसे ज्वाइन किया, तो थोड़ा ये सब बताइए। मैं बिहार का पटना का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म स्थान एक्चुअली समस्तीपुर है, पूसा मोहम्मदा। 1963 में मैं सैनिक स्कूल तिलैया ज्वाइन किया। मैं सैनिक स्कूल तिलैया के पहले बैच का कैडेट हूँ, फर्स्ट बैच। 1969 में मैं 1 जनवरी 1969 को मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया। 69, 70, 71, 31 दिसंबर 71 को हम लोग पास आउट किए, दिसंबर में 71 में। और जनवरी 1972 में हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन किए। 24 दिसंबर 1972 को हम भारतीय सेना में हमको कमीशन मिला एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट। और उसके बाद तो एज ए ऑफिसर जो जीवन का जो सफ़र शुरू हुआ, वो करीब 38 साल मैंने सेना में नौकरी किया। प्रमुख जगह की बात करें तो मैं सीनियर ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर रहा हूँ 19 SSB इलाहाबाद में। मैं इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का सदस्य था, श्रीलंका में मैं था। पलाली जाफना का एयरपोर्ट है पलाली से मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर दूर पे हम लोग का टेंट था। और फिर लेह में भी मैंने नौकरी किया है। और तो 38 साल ये। फिर मैं कंप्यूटराइज इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोजेक्ट का भी DDG था। आर्मी हेडक्वार्टर्स में मैंने पोस्टिंग किया है। और डिजास्टर मैनेजमेंट और में मैं नोडल ऑफिसर था ऑर्डिनेंस कोर का। और मैंने अमेरिका को ब्लैंकेट सप्लाई किया। शॉर्ट नोटिस पे 72 घंटे पे पूरा IL-76 जाना था। तो ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काफ़ी अनुभव रहा है। तो मतलब आपने बहुत सारी अपने सर्विस में कई सारी चीज़ें कर चुकी हैं अपने से। मुझे एज ए फुल कर्नल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड लगातार 3 बार मिला मेरी सेवा के कारण। फिर मेजर जनरल रैंक में मुझे विशिष्ट सेवा मेडल मिला जब मैं आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था। तो यही है। जी। बॉसेस ने रिकॉग्नाइज़ किया, सेवा अवार्ड मिला। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो आप इंडियन आर्मी में जो अभी थिएटराइजेशन का जो फैसला अभी हुआ है, तो वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है जब अभी हम वर्ल्ड का जो सिनेरियो देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध हो रहा है, तो ये युद्ध को देखने के बाद इंडिया का ये जो फैसला है वो कितना इम्पोर्टेंट हो गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये ऐसा नियम है जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। कोई चीज़ प्रकृति में स्थिर नहीं रहता है। सुबह होती है तो शाम होती है, शाम होती तो रात होती है, फिर सुबह होती है। गर्मी होती तो बारिश होती है, फिर ठंड होती है। अभी देखिए गर्मी कितना शुरू हो गया। तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। तो जो व्यक्ति अपने आप को परिवर्तन के ढांचे में नहीं डालता है, तो वो समझिए कि वो सफल नहीं होगा, क्योंकि वो परिवर्तन के साथ कदम से कदम मिला नहीं रहा है, अपने आप को बदलाव के मोल्ड में डाल नहीं रहा है। तो वो तो पीछे छूट जाएगा। परिवर्तन की अपनी गति है, आप उसके गति के साथ नहीं चलिएगा तो परिवर्तन आपको पीछे छोड़ देगा। तो यदि परिवर्तन के साथ कदम मिलाना है तो मेरा ख्याल है कि आदमी को अपने में, ऑर्गेनाइजेशन में, लीडरशिप में, रैंक स्ट्रक्चर में, इक्विपमेंट प्रोफाइल में, ऑपरेशनल प्लानिंग में, इंटरनेशनल स्तर पे दोस्ती में, कौन मित्र है, सही मित्र है, कौन दुश्मन है, किस पर कितना भरोसा कर सकते हैं, किस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से किस तरह से हम अपने आप को चीन से, अपने जो बगल के पड़ोसी देश हैं उनसे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, उनसे कैसे मैत्री बढ़ सकती है, वो कौन सा अस्त्र है, कौन सा आर्थिक अस्त्र है जिससे वो हमारे ही ट्यून गाएंगे। ये कई बिंदु हैं, उस पर लगातार सरकार और सेना चिंतन करती रहती है। मेरा ख्याल है जो मौजूदा स्थिति है, जो सरकार इस देश को अभी एडमिनिस्टर कर रही है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि अगर अभी इंडिया के सामने अगर 2 फ्रंट वॉर का अगर सिचुएशन आ जाती है, तो आपके आकलन से
इंडियन आर्मी पहले के मुकाबले कितनी प्रिपेयर्ड है अभी? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो ही नहीं है, हम 2.5 फ्रंट वॉर सिनेरियो के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान फ्रंट, वेस्टर्न फ्रंट, नॉर्दर्न फ्रंट, चाइना, और हिंदुस्तान के अंदर जो जयचंद बैठे हैं, जो भारत माँ को चक्कू मारते रहते हैं हर एक दिन, हम उनके लिए भी तैयार हैं। सरकार यदि हमें मौका देगी तो हम उनके लिए तैयार हैं। हमको पता है उनको कौन सी दवाई देनी है, दवाई दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली सरकार के इशारे की ज़रूरत है। और आप मेरा इशारा समझ होगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बहुत जयचंद बैठे हैं, बहुत दुख लगता है, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। सर मेरा दूसरा सवाल, आज जैसे कि लेट CDS जनरल बिपिन रावत सर का 65th बर्थ एनिवर्सरी है, तो क्या कुछ आप उनके लिए कहना चाहेंगे सर? देखिए, जनरल रावत नेशनल डिफेंस एकेडमी में मेरे जूनियर रहे हैं और उनको मैं पर्सनली जानता हूँ। वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे, बहुत ही ऑनेस्ट, ईमानदार अफसर थे। और उनकी सोच थी कि जो, देखो, 2 तरह के अफसर होते हैं, एक जो टैक्टिकल लेवल पे ऑपरेट करते हैं, जो एक दूसरे स्ट्रेटजिक लेवल पे ऑपरेट करते हैं। जब मैं फर्स्ट गार्ड्स में अटैचमेंट कर रहा था 1973 में, तो मेरे कंपनी कमांडर थे, मैं ब्रावो कंपनी में था, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था, सिन्हा, एक गुड हवलदार नीड नॉट बी ए गुड जेसीओ, नायब सूबेदार। एक गुड नायब सूबेदार कोई ज़रूरी नहीं कि अच्छा सूबेदार बने, और अच्छा सूबेदार कोई ज़रूरी नहीं कि सूबेदार मेजर बने। एक तो कौन किस रैंक पे उभरेगा ये कहना मुश्किल है। तो जनरल रावत एक स्ट्रेटजिक थिंकर थे। आप इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की बात कीजिए, आप थिएटर कमांड की बात कीजिए, तो ये कॉन्सेप्चुअल इश्यूज थे ना, जो कि सेना के और आर्मी के ऑपरेशनल टीथ को तेज करते हैं, उसमें बाइट प्रोवाइड करते हैं। वो अच्छा कदम था। हालांकि कुछ ऐसे बिंदुओं पे कुछ लोग को पेट में दर्द हुआ, क्योंकि जिसको चिल्ड बियर पीने का आदत है उसको गर्म पानी दीजिएगा तो वो नाखुश तो होगा। तो मैं बोलना नहीं चाहता कि कौन लोग चिल्ड बियर पीते थे, खैर छोड़िए ये सब तो, लेकिन सब हिंट इशारों में बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों की उन्होंने नब्ज़ दबाई तो लोगों को दुख हुआ, तो ख़राब लगा। ये तो चलता रहता है। सर एक आखिरी सवाल है आपसे कि जो अभी मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जो इंडियन आर्मी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ मोटिवेशन ऐसे टिप्स देना चाहेंगे उनको? देखिए, भारतीय सेना को आपको समझना पड़ेगा। आप जो ये प्रश्न पूछा, ये मैं सीनियर ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर रहा हूँ इलाहाबाद में। मेरा काम था सेलेक्ट करना बच्चों को, और मैंने 2 साल इलाहाबाद में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में मैंने नौकरी किया। देखिए, सेना का जो रिक्वायरमेंट है ना, वो अलग है बाकी सर्विसेज से, बाकी सेवाओं से टोटली अलग है। यहाँ आपको सेल्फलेस सर्विस देना पड़ेगा। भारत माता की सेवा करते करते आपको जान की भी का बलिदान देना पड़ सकता है। परिवार से दूर ज़्यादा रहना पड़ता है। लीडरशिप क्वालिटी एकदम ब्रिलियंट होना चाहिए। कथनी करनी में फ़र्क होगा तो जवान आपको फॉलो नहीं करेंगे। बाकी मैं लोगों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन बाकी लोग कुछ कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, फिर भी रहते हैं सत्ता में, और सब चलता रहता है। सेना में ऐसा नहीं चलता है। सेना में यदि आपने कथनी और करनी में फ़र्क डाला तो आप सक्सेसफुल लीडर नहीं, मिलिट्री लीडर नहीं बन सकते। तो लीड फ्रॉम फ्रंट, गिव पर्सनल एग्जाम्पल, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। लीड फ्रॉम फ्रंट, पीछे से खड़ा होकर बोलोगे हवलदार स्वयं से अटैक कर दो, अब खुद पीछे रहोगे तो काम नहीं चलेगा। आपको रहना पड़ेगा फ्रंट लाइन में, हवलदार फॉलो मी, तो फॉलो करता है। ये सब साहब मरने के लिए तैयार हैं, तो हम क्यों पीछे छूट रहे हैं, वो भी लग जाता है। तो ये फ़र्क है। तो जो सेना का जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है, जैसे हम SSB में बात करते हैं 4 फैक्टर्स में, इंटेलिजेंस, टीम वर्क, कोऑपरेशन। सेना बेसिकली टीम वर्क है। विचार, देखिए, सेना में एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को सबको सिखाया जाता है कि मैनेजमेंट के 2 कदम हैं। पहला कंसल्टेटिव फेज़ और दूसरा कमांड फेज़। कंसल्टेटिव फेज़ में आप
अपने बॉसेस को कह सकते हैं कि सर मेरे विचार के अनुसार ये सही है, ये बेहतर लगता है। बॉस ने लेकिन जब सुन लिया और अपना चिंतन करके उन्होंने फैसला लिया, तब वो कमांड फेज है। उसमें आपको पेट में दर्द नहीं होना चाहिए कि बॉस ने हमारी बात नहीं मानी, क्योंकि वो कमांड फेज है। उसने आपकी विचारधारा को सुन लिया, उनका अनुभव ज़्यादा है, अपने अनुभव को और आपके सुझाव को तौल के उन्होंने एक फैसला लिया है जो ओबे करना 100% देना ये आपका जिम्मेदारी बनता है। यदि आप रूसने लगेगा, जैसे गांव में बोलता नहीं मेरे बाबा ने मेरी बात नहीं मानी, ऐसे नहीं चलेगा, रूसने का सवाल नहीं पैदा होता है। तो आपको तो टीम वर्क इसीलिए है, ये मानना पड़ेगा कि विचारधारा में फ़र्क होगा, सोच में फ़र्क होगा, लेकिन सबका सामंजस्य करके राष्ट्र हित में, सेना के हित में क्या सही है वो करने की जो प्रेरणा मिलती है, सेना में सिखलाई मिलती है हम लोग को, वही हम लोग को गाइड करती है कि कैसा कुशल नेतृत्व दो। एक गांव का भोला भाला जवान आता है, उसको पूरी तरह से फौजी बनाना। सियाचिन में -40 में लोग कबड्डी खेल रहे हैं और चाइनीज जो है ना चॉकलेट सोल्जर्स, ये तो बीमार पड़ जाते हैं, ये तो इवैक्यूएट हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि वो चॉकलेट सोल्जर है। हमारा जवान तो भूजा खा के मस्त, कबड्डी खेल के मस्त। चाइनीज सोल्जर तक की फू करता रहेगा कि लड़ेगा नहीं खाली। तो ये फ़र्क है। बहुत अच्छी बात है कि भारतीय सेना विश्व की सबसे अच्छी सेना है और हम लोग प्रोफेशनल आर्मी हैं और अपॉलिटिकल आर्मी। हमको राजनीति से जब हम सेना में कोई लेन देन, कोई मतलब नहीं। इनफैक्ट ऑफिसर्स मैसेज में कहा जाता है कि आप पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस कर सकते, ये नहीं कि फलाना पार्टी हो क्या, नहीं, एकदम बैंड, आप मुंह नहीं खोल सकते जब तक सेना में है। हाँ, रिटायरमेंट के बाद तो कॉमन सिटीजन है हिंदुस्तान का, नॉर्मल सिविलियन है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सेना में हम लोग अपॉलिटिकल हैं। जो सरकार ने हुक्म दिया वो हम करेंगे। सरकार ने हुक्म दिया बालाकोट करो, बालाकोट किया। सरकार ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक करो, हमने किया। जब बॉम्बे में अटैक हुआ था कसाब के द्वारा, सरकार ने एयरफोर्स को सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, एयर स्ट्राइक करने की अनुमति नहीं दी, तो सेना ने नहीं किया। ये फ़र्क है। तो जिम्मेदारी, देखिए, सेना एक हथियार है, उस हथियार को आप अच्छा से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हथियार बेचारा क्या करेगा। हम हथियार हैं, हम हैं, हाथ पांव हैं सरकार के। सरकार बोले घुसा मार दो, मार देंगे, लेकिन जब सरकार हुक्म नहीं देगी तो हाथ तो बैठा रहेगा चुपचाप, वेटिंग फॉर द ऑर्डर्स कि हुक्म दो तो हम मूव करेंगे। तो सरकार ब्रेन है, हम लोग हाथ हैं, हम लोग मुट्ठी हैं। सरकार ने कहा मार दो, तोड़ दो मुंह, तोड़ दिया, करा। चाइना को पैंगोंग से के ऊपर माउंटेन टॉप पे बैठ जाओ, बैठ गए। सरकार को हुक्म देना पड़ेगा, इसमें इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। लेकिन जो तुष्टीकरण की राजनीति करके बोलिएगा कि नहीं अभी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। जैसे ओबामा ने मनमोहन सिंह से पूछा कि आपने जब इतना बड़ा कांड हुआ तो क्यों नहीं पाकिस्तान को सबक सिखाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे अंदर जो कुछ लोग हैं, अब अल्पसंख्यक, सो कॉल्ड अल्पसंख्यक, उनको बुरा संदेश जाएगा, खराब संदेश जाएगा। देश ऐसे नहीं चलता है। जब देश की सुरक्षा हो तो काहे का अल्पसंख्यक, सब देश ऐसे नहीं चलता है। तो यही है। तो सेना एक भारत बहुत लकी है कि उसको ऐसा बढ़िया सेना मिला है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्लोबल न्यूज़ टुडे के साथ बात करने के लिए, और आशा करते हैं आपकी जितनी भी टिप्स हैं तो ये यंग जो इंडियन आर्मी में जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनको प्रेरणा देगी। तो ये थे हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल SP सिन्हा जी, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ और इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए ग्लोबल न्यूज़ टुडे। धन्यवाद। जय हिंद।